गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे जो आज़ादी के वक्त में और भारत के पहले इलेक्शन के दौरान थी। और आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनसंघ है। और भारतीय जनसंघ के जो चुनावी निशान था वो दिया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का पहला इलेक्शन ही 1952 में हुआ था, जो कि अक्टूबर 1951 से ही स्टार्ट हो गया। चुनावी कार्यक्रम अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हो गया था और फरवरी में कंप्लीट हुआ था। और ये भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, यानी कि जब भारत का पहला इलेक्शन हुआ था उससे कुछ समय पहले इस पार्टी की स्थापना की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस पार्टी की जड़ें आज़ादी के पहले के वक्त से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। आप आरएसएस के बारे में जानते हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा जो संगठन थे जो आज़ादी के वक्त में कार्यरत थे, इन्हीं के जो कार्यकर्ता थे, इसी में उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना करी थी। जनसंघ की विचारधारा और कार्यक्रम बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने शुरू से ही एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। इस पार्टी का विश्वास था कि देश को भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनाया जा सकता है। इस पार्टी ने हमेशा भारतीय संस्कृति और परंपरा को अधिक महत्व दिया और भारतीय परंपरा, संस्कृति को साथ लेकर देश को आधुनिक बनाना और प्रगतिशील बनाना और अधिक ताकतवर बनाने पर इसने हमेशा ही जोर दिया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने पर विचार रखा। जनसंघ का विचार था कि भारत और पाकिस्तान जो अलग देश बन गए, तो इनको एक करके एक हो जाएंगे और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। पाकिस्तान को अलग करने का, अलग पाकिस्तान होने पे ऐसे कोई विचार नहीं था, यानी कि भारत के विभाजन के पक्ष में ये पार्टी कभी नहीं थी। भारत के विभाजन के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे अग्रणी रही। जिस तरह के आप जानते हैं कि भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं, पर राजभाषा हिंदी है, क्योंकि हमारे जो साउथ के स्टेट्स हैं वो साउथ के, देखिए हमारे जो साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये स्टेट्स जो हैं हिंदी में काम नहीं करना चाहते, हिंदी को प्रयोग में नहीं लाना चाहते। इसीलिए देश में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को अपनाया गया। पर यह पार्टी चाहती है कि अंग्रेजी को हटा दिया जाए और हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे रही। ये पार्टी धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात के खिलाफ थी। अपने देश में जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखे हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी एक फंडामेंटल राइट्स है कि भारत में धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा, उन्हें फ्रीडम दिया जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो फ्रीडम दिया जाएगा। पर भी ये पार्टी नहीं चाहती है कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसीज हैं, उस सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को भी रियायत देने के खिलाफ थे। 1964 में चीन ने अपना आणविक परीक्षण कर लिया। 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और इससे पहले आप जानते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारत पर आक्रमण करने के 2 साल बाद ही चीन ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। इससे भारत के लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 2 साल पहले ही हमारा युद्ध हुआ था, अब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इसके बाद से जनसंघ लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि भारत को भी अपने आणविक हथियार तैयार कर लेने चाहिए। तो भारत, इसके बाद जनसंघ ने लगातार कहने लगा कि चीन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिए, तो भारत के लिए खतरा बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो है हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी भी न्यूक्लियर शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने होंगे, बनाने होंगे। 1950 के दशक में जनसंघ को चुनावी राजनीति में खास सफलता नहीं मिली। 1950 में मैंने कि पहला जो चुनाव हुआ था, पहला दूसरा जो आम चुनाव हुआ था, उसमें इस पार्टी को सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये पार्टी बनी ही 1951 में थी। 1952 के चुनाव में ये पार्टी लोकसभा में केवल 3 सीटों में सफलता प्राप्त हुई। 1952 का जो पहला जनरल इलेक्शन था उसमें भारतीय जनसंघ को केवल 3 सीट मिल पाई, और 1957 के आम चुनाव में इस पार्टी को केवल 4 सीटें मिल पाई, यानी कि पहले लोकसभा इलेक्शन में से 3 सीटें मिली और अगले लोकसभा इलेक्शन में से केवल 4 सीटें मिल पाई। आरंभिक वर्षों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्य जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों पर समर्थन ज़्यादा था। इस पार्टी का समर्थन कहाँ ज़्यादा था?
हिंदी भाषी राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पर इस पार्टी का समर्थन ज़्यादा था। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराम माधव जैसे नेता प्रमुख थे। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस जनसंघ में मिलती है। हमारी जो इस टाइम की भारतीय जनता पार्टी है, आपने भी देखा होगा, इसके ज़्यादातर नेता आरएसएस हिंदू महासभा से संबंध रखते हैं और बीजेपी की पेरेंट पार्टी से कही जाती है। आज भारतीय जनसंघ नाम की पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में तो नहीं है, पर ये भारतीय जनसंघ जो है अभी बीजेपी की पेरेंट पार्टी थी, ठीक है। और नीचे इनके नेता है दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में लिखा है वे 1942 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब से ही ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष सदस्य थे। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने। वे समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं हम। एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है आपका स्वतंत्र पार्टी। इसका निशान है स्टार। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए। आप जानते हैं कांग्रेस का हर साल हर ईयर में किसी न किसी शहर में अधिवेशन होता था और किसी ईयर में 2 बार भी अधिवेशन हुए। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए जिसमें जमीन की हदबंदी का अर्थ होता है एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास कितने हद तक, कितने तक मैक्सिमम ज़मीन रह सकती है उसको निश्चित कर दी गई। उस समय किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन थी तो किसी के पास बहुत ही कम ज़मीन थी। ये जो असमानता था इसे ख़त्म करने के लिए ज़मीन की हदबंदी शुरू की गई ताकि ज़मीन ऐसा ना हो किसी पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है और अपनी ज़मीन पे खेती भी नहीं कर पा रहा हो। ऐसे में अगर किसी के पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है तो उसकी ज़मीन को लेकर किसानों में बांट दी जाती थी। तो ज़मीन की हदबंदी का प्रस्ताव पास किया। क्या पढ़ा हमने? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए जिनमें ज़मीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव भी शामिल था। कांग्रेस के अपने नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए जिसमें जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती के प्रस्ताव शामिल थे। इसी के पश्चात 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1959 में हुई। ये आपके जनसंघ के से भी बाद में बनी हुई पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 1959 के अगस्त महीने में हुई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी आपको पता होगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बनाए गए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बनाए गए थे। तो इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया और इनके और नेता थे के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता थे। ये सारे नेता कांग्रेस के नेता थे। सी राजगोपालाचारी जैसे आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं, ये आपके सी राजगोपालाचारी हैं। जो आप फोटो पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सी राजगोपाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राजकुमार अमृत कौर हैं, इनके नाम भी नीचे दिए गए हैं। तो हमने क्या पढ़ा? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पास किए गए जिनमें जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती के प्रस्ताव भी शामिल थे। इसी पश्चात 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। ये पार्टी आर्थिक मुद्दों पर अपनी विशेष किस्म की पक्षधरता की वजह से दूसरी पार्टियों से भिन्न थी। अब ये पार्टी की विचारधारा अन्य पार्टियों से किस तरह से अलग थी? स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप हो, जो कि लगभग अमेरिका की विचारधारा है। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार, नाम ही इसका स्वतंत्र पार्टी है,
स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप हो। इस पार्टी का विश्वास था कि समृद्धि केवल व्यक्तिगत आज़ादी के जरिए ही आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के दृष्टिकोण से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना की दृष्टि से देखती थी। यानी कहने का मतलब है, ये पार्टी नहीं चाहती थी कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण हो। ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को नीचे लोगों के हाथों में छोड़ देना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी मिलनी चाहिए और इसी से समृद्धि आएगी। ठीक है। ये पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी विरुद्ध थी। जैसे कांग्रेस सरकार कमज़ोर वर्ग गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही थी, उनके टैक्स माफ़ करना, उनसे टैक्स ना लेना। तो ये पार्टी नहीं चाहती थी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का सरकार ध्यान रखे, उनका कर माफ़ करे, टैक्स माफ़ करे। इस तरह से मतलब इस पार्टी का बिल्कुल ही अलग ही तरह की विचारधारा है कि गरीबों के पक्ष में सरकार कोई काम ना करे। इस पार्टी ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की पैरवी की। स्वतंत्र पार्टी कृषि में ज़मीन की हदबंदी, जैसे मैंने आपको पता है, ज़मीन की हदबंदी का अर्थ होता है कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन रह सकती है उसका निश्चय किया जाए, और एक्स्ट्रा ज़मीन जिसके पास हद से ज़्यादा ज़मीन है उसकी ज़मीन उन किसानों से लेकर उन गरीब किसानों को दे दिया जाए जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। स्वतंत्र पार्टी कृषि में ज़मीन की हदबंदी, सहकारी खेती तथा खाद्यान्न के व्यापार पर जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती तथा खाद्यान्न के व्यापार पर सरकार नियंत्रण के खिलाफ थी। ये दल गुटनिरपेक्षता की नीति तथा सोवियत संघ से दोस्ताना संबंध बनाए रखने के भी खिलाफ थी। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति के भी खिलाफ थी, सोवियत संघ के साथ हमारे जो संबंध है उससे भी खिलाफ थी, क्योंकि इसकी विचारधारा ही अमेरिका की विचारधारा से मेल खाती है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों तथा हितों के साथ मेल करने की वजह से स्वतंत्र पार्टी ने विभिन्न हिस्सों में ताकत रोही। ये किसको सपोर्ट कर रही है? एक अमेरिका की विचारधारा को सपोर्ट कर रही है और देश में रहने वाले संपन्न लोगों को सपोर्ट कर रही है। स्वतंत्र पार्टी की और मुख्य रूप से जमींदार तथा राजे महाराजा आकर्षित हुए। ये तो गरीब तो बिल्कुल ही आकर्षित नहीं, जो जमींदार थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वही इस पार्टी की तरफ आकर्षित थे। भूमि सुधार के कानूनों से इनकी मिल्कियत और हैसियत को खतरा उत्पन्न हो रहा था। सरकार जो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर रही थी उससे जिन लोगों को नुकसान हो रहा था वही इसकी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। सरकार ने जो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर रहे थे, इन भूमि सुधार कार्यक्रम की वजह से जिन लोगों को नुकसान हो रहा था वही इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। इसी से बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के विरुद्ध थे। इन लोगों ने इसी से बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध थे। इन लोगों को भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन मिला। इस पार्टी का सामाजिक आधार बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि देखो बड़े बड़े राजा महाराजे और जो अमीर उद्योगपति थे वही इस पार्टी के समर्थक थे, और इस पार्टी के सदस्य के रूप में समर्थित कॉडर की भी कमी थी। इसी कारण ये पार्टी अपनी ठोस राजनीतिक सांगठनिक नेटवर्क खड़ी नहीं कर पाई। अब हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने ये पढ़ा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी 1959 में, और इसके नेता कांग्रेस के ही इसके संस्थापक नेता कांग्रेस के ही पुराने नेता थे। सी राजगोपालाचारी, NC रंग, PM मुंशी, KM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी आदि कांग्रेस के ही नेता थे। इस पार्टी का समर्थन किसके प्रति रहा? ये पार्टी अमेरिकी विचारधारा की समर्थक थी, सोवियत संघ की विचारधारा के खिलाफ थी। ये पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे और अर्थव्यवस्था को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाए। सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रम, सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार ने खोले हुए थे उन सभी के खिलाफ थी, और वही लोग जो सरकार के इस तरह के सुधार कार्यक्रम से जिनको नुकसान हो रहा था वही इस पार्टी के समर्थक बने। इस पार्टी का जनाधार काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा, बहुत कम जनाधार था इस पार्टी का। तो बच्चों, आज हमने 2 पॉलिटिकल पार्टी पढ़ी। एक तो हमने स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ा और एक पढ़ा हमने
भारतीय जनसंघ के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।